So now we'll learn the interference in thin film and why it's happened due to the amplitude division. थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे कि थिन फिल्म होता क्या है, किसको हम थिन फिल्म बोलते हैं। तो देखिए, जब भी आपके सरफेस पे मान लीजिए आप एक ग्लास प्लेट ले लेते हैं और ग्लास प्लेट के ऊपर आपको कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक फिल्म जम आ जाए, थोड़ी सी थिन शीट हो जाए, उसको फिल्म बेसिकली बोलते हैं, और उसकी थिकनेस कम हो, सो इट इज फ्रॉम 0.5 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन। क्या मतलब होता है 0.5 माइक्रोन का, क्या मतलब है 10 माइक्रोन, कितना लेंथ होता होगा? अगर आपको आइडिया नहीं है कि फुट कितना क्या लेंथ होता होगा, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे क्या होता है 5 फुट, क्या होता है 6 फुट, अगर आपको आइडिया ही नहीं है तो वैसे ये कितना थिकनेस होगा। तो देखिए, याद रखिए, आपका जो हेयर है एक, ठीक है, वो एकदम जो हेल्दी हेयर होगा उसका डायमीटर होता है 100 माइक्रोन। उसका डायमीटर कितना होता है? 100 माइक्रोन एक हेयर, लेंथ नहीं, डायमीटर। अब उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना होगा, कितना आपका थिन फिल्म कहलाएगा। हाँ, उसका 1/10 पार्ट करेंगे तो 10 माइक्रोन होगा, और उसका लगभग 200 पार्ट काटेंगे आप डायमेंशन के अलावा, तो अगर ये हेयर है उसकी ये 200 बार इसको आप काटिए, तो जो एक टुकड़ा मिलेगा वो आपका 0.5 माइक्रोन हो, जिसको बोलते हैं 500 नैनोमीटर। तो एक ग्लास प्लेट पे या कोई भी और भी सरफेस आपका होगा, इसके ऊपर इतना थिन एक शीट डेवलप हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं थिन फिल्म। थिन क्यों है? क्योंकि आपकी थिकनेस बहुत कम है। और इसको फिल्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है। ठीक है, तो यही आपकी थिन फिल्म की डिफिनीशन हो गई। और ये एक ऑप्टिकल एक तरह से मीडियम का काम कर जाता है, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो कोई ना कोई इसका रिफ्लेक्ट होगा, तो लाइट आएगा, यहां से भी रिफ्लेक्ट बैक होगा और ट्रांसमिट भी हो जाएगा इस सरफेस में। तो यही चीज हम समझेंगे। अब देखिए, ये है आपकी थिन फिल्म, ये पोर्शन आपका है थिन फिल्म। देखिए आज डिजाइन किया गया थिन फिल्म। अब इतना हमने चौड़ा दिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा चौड़ा है, ये थिकनेस वही, हमने एक्सटेंड वर्जन लिया है, थिकनेस इतना ही रहेगा 0.5 माइक्रोन टू मैक्सिमम 10 माइक्रोन। अभी सब खत्म हो गया, अब तो इसी के रेंज में फिल्म बन रहा है। मैंने अपने पीएचडी में सिलिकॉन के इस वेफर के ऊपर, सिलिकॉन के क्रिस्टल के ऊपर ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम इसके सिलिकॉन के क्रिस्टल पे, सिलिकॉन के वेफर जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर 50 नैनोमीटर का आपका गोल्ड डिपॉजिट करते थे, तो वो एक थिन फिल्म की तरह काम करता है। या हम कोई और मटेरियल डिपॉजिट करते थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, तो हम इसी थिन फिल्म की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले थिन फिल्म पे लाइट को इंसिडेंट कराया हमने। अब क्या होगा, लाइट इंसिडेंट करेगा तो इसका कुछ पार्ट, ये थिन फिल्म एक मटेरियल है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसलिए एक पार्ट क्या होगा इसका रिफ्लेक्ट होगा, और दूसरा पार्ट फिल्म में जाके ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है तो गया, ट्रांसमिटेड पार्ट में फिर उसको एक नया मीडियम मिलेगा। देखिए ये थिन फिल्म का मीडियम है, और ये तो या तो सर्फ या तो नीचे जो भी बेस होगा, जैसे मेरे केस में सिलिकॉन था, सिलिकॉन के ऊपर हमने एक थिन फिल्म बनाया था,
तो यहाँ का मीडियम एयर है, ये आपका गोल्ड है, और ये आपका फिर सिलिकॉन है। तो ये एयर हो गया, ये आपका गोल्ड हो गया, और ये आपका दूसरा मीडियम हो गया सिलिकॉन। या ऐसा हो जाए कि हम केवल इसी के ऊपर दोबारा जो है सिलिकॉन डाल दें, तो लाइट जो आएगा सिलिकॉन सिल्वर सिलिकॉन हो जाएगा। तो यहाँ हम एयर का टर्म में ले रहे हैं। तो ये आपका मीडियम दूसरा है, ये मीडियम दूसरा है, ये मीडियम दूसरा है। तो जो आपने लाइट इंसिडेंट किया उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट थिन फिल्म में ट्रांसमिट हो जाएगा। अब थिन फिल्म को मीडियम अलग है, उसके बाहर का मीडियम अलग है, तो दोबारा रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन का प्रोसेस होगा। तो ये जो आपने ट्रांसमिटेड लाइट है उसका कुछ पार्ट फिर रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए इसको हमने ATR बोला है। ATR हो गया, और थिन फिल्म में जो ट्रांसमिटेड था उसका पार्ट बाहर ट्रांसमिट हुआ तो उसको ATT बोले। उसको क्या बोले? ATT। फिर जो थिन फिल्म में रिफ्लेक्टेड था, अब उसको दोबारा एक नया बाउंड्री मिलेगा, तो वहां से एक पार्ट दोबारा ट्रांसमिट हो जाएगा और दूसरा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्टेड वाले का एक ट्रांसमिटेड बनेगा और एक रिफ्लेक्टेड बनेगा। रिफ्लेक्टेड वाला जाएगा फिर बाउंड्री में, तो जो रिफ्लेक्टेड वाला अंदर ही रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट होता रहेगा, और एक जो आउटर ट्रांसमिटेड है उनका एक अलग से रेंज मिल जाएगा, जो आउटर ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड है उनका अलग मिल जाएगा। जिसको ये नहीं समझ में आएगा, जब मैं आपको विंडो ओपन करूंगा पूछने के लिए, तो क्लियर कर लीजिएगा। एक बार दोबारा मैं फ्रेश फिगर बना के बता दे रहा हूँ। ये लाइट इंसिडेंट की, उसको नया मीडियम मिला, तो जाहिर सी बात एक रिफ्लेक्शन होगा और एक ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिटेड लाइट चलती रहती है, अगर उसको सेम मीडियम मिलता है, लेकिन फिर से मीडियम की बाउंड्री मिल गई, तो यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा। अब ये ओपन मीडियम है इसलिए वो चलता जाएगा। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगा, उसको दोबारा मीडियम का आपका वो बाउंड्री मिल गया, तो फिर दोबारा यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और ये ट्रांसमिशन होगा, सॉरी ये रिफ्लेक्शन होगा और ये ट्रांसमिशन होगा। दोबारा यहाँ बाउंड्री मिला तो रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ से एक ट्रांसमिशन हुआ। फिर इसी तरीके से यहाँ बाउंड्री मिला तो ये ट्रांसमिशन हुआ और ये आपका रिफ्लेक्शन हुआ। ये जितने बाहर आए हैं उनको मैंने ट्रांसमिटेड रेस कर दिया, और जितने इस साइड बाहर आए उनको रिफ्लेक्टेड रेस कर दिया। तो इन रिफ्लेक्टेड रेस के कारण एक इंटरफेरेंस होगा, फिनोमेना होगा, और एक इन ट्रांसमिटेड रेस के कारण इंटरफेरेंस फिनोमेना होगा। आप देख पाए कि आप ए इंटेंसिटी की एम्पलीट्यूड की आपने सिग्नल दिया था, वो बट गया ए रिफ्लेक्टेड में और ए ट्रांसमिटेड में, और ए ट्रांसमिटेड तो और भी ज्यादा बढ़ गया। ए ट्रांसमिटेड का पार्ट रिफ्लेक्टेड हो गया और ये पार्ट एटीटी हो गया, मतलब ट्रांसमिटेड का भी ट्रांसमिटेड पार्ट। अब यहां आप जाएंगे तो रिफ्लेक्टेड का एक रिफ्लेक्टेड पार्ट और एक ट्रांसमिटेड का ट्रांसमिटेड पार्ट, इसी तरीके से बढ़ता है। तो एम्पलीट्यूड आपका घटता जाएगा घटता जाएगा, यही एम्पलीट्यूड डिवीजन है। ये सब लिखा है, पढ़ लीजिएगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका अलग से इंटरफेरेंस होगा, और जो आपके ट्रांसमिटेड है उनका अलग से होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि आपकी एम्पलीट्यूड बहुत कम ना हो, जिसको इनफाइनाइट बेसिकली मानते हैं। थ्योरेटिकली इसको इनफाइनाइट इंटरफेरेंस होता है, इनफाइनाइट ट्रांसमिशन होता है। जब आप इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं तो इनफाइनाइट वेव्स के बीच करते हैं। बॉटम लाइन इज, आपने पूरा समझा, इसका मतलब क्या हुआ कि हर रिफ्लेक्शन पे जो इंटेंसिटी होगी आपके एम्पलीट्यूड की, इंसिडेंट वेव की, वो डिवाइड हो जाएगी रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट में और ट्रांसमिटेड कंपोनेंट। ट्रांसमिटेड का मतलब रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट में, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो जब भी बाउंड्री पाएगा वो आप उसको कर सकते हैं बाउंड्री पे।
तो बाय दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या होता है एम्पलीट्यूड डिवीजन। एक और डिफिनेशन देखते चलिए, इसको कहते हैं प्लेन पैरेलल फिल्म। जो आपकी फिल्म है आपकी, ठीक है, आपने उसको थिन फिल्म बोला, उसी को हम बता रहे हैं कि प्लेन पैरेलल फिल्म इसको कहेंगे। कब? सबको नहीं कह सकते कब इसको प्लेन पैरेलल फिल्म कहेंगे, जब दो पैरेलल सरफेस के बीच में ये फिल्म बने। तो होता क्या है कि आप पहले ग्लास प्लेट लेते हैं, इसके ऊपर ये बायोलॉजी वाले लोग काम करते हैं, इसके ऊपर आपने एक फिल्म डिपॉजिट कर देते हैं, और फिर दूसरा ग्लास प्लेट लेते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं, और फिर आप इसको कंप्रेस कर देते हैं। तो जो ये फिल्म आया, बेसिकली एग्जैक्टली ये पैरेलल रेज हो जाएंगी ऐसे स्ट्रेट। अब ये ऐसा बन गया, ताकि हमारा जो ज्योमेट्री होगी, हमारा जो एजम्पशंस होंगे वो परफेक्ट होंगे। इन जनरल हम लोग जो फिल्म बनाते हैं नैनो स्केल, इलेक्ट्रॉनिक स्केल, ट्रांजिस्टर के लोग, उसका अगर आप, अब यहाँ पर क्या है ना, आप अगर समहाउ थिकनेस मेजर करना चाहेंगे, स्मूथ सरफेस होगा एकदम ऐसे, लेकिन हमने जो आपको बताया कि हम जो सिलिकॉन के ऊपर गोल्ड डिपॉजिट करते हैं वो समहाउ ऐसा खुरदुरा होगा। वो हम जानबूझ के चाहते हैं कि ज्यादा रिफ्लेक्शन हो, इसमें ज्यादा रिफ्लेक्शन आपके नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि आपका प्रॉपर आपकी जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से चलेगा। लाइट यहाँ इंसिडेंट करेगा तो इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगा। हमारे केस में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ इंसिडेंट करे और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तो आप उसको किंक मिल जाए। तो ये कुछ नया हमको एक्सपेरिमेंट आइडिया दे सकता है। कोई इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर सकता है, तो ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी बढ़ सकती है। ओके, सो हम अभी समझने पढ़ने के लिए हम प्लेन पैरेलल फिल्म लेते हैं। इसका मतलब है कि फिल्म की ये बाउंड्री पैरेलल है, एकदम स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, कोई इस पर किंक नहीं है, कोई अनइवन बाउंड्री नहीं है। डन। तो आप, इसका मतलब है कि आप प्लेन पैरेलल फिल्म ले लीजिए, और जैसे आप लेंगे, मैंने बताया आपको, प्रॉपर ये सब रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल में आ जाएंगी, ये सब पैरेलल में आ जाएंगी, ट्रांसमिटेड लाइट पैरेलल में आ जाएंगी। तो आपको इंटरफेरेंस करते समय सब सेम फेज में आ गई, यहाँ इंटरफेरेंस करते समय सब सेम फेज में आ गया, फेज डिफरेंस नहीं बदलेगा, तो इंटरफेरेंस की आपकी जो कंडीशन थी वो लागू हो जाएगा, इसीलिए ऐसा हमने किया। अब देखिए, अब आपको मैंने बताया है कि रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपका दो तरह से इंटरफेरेंस होता है, रिफ्लेक्टेड रेज के बीच और ट्रांसमिटेड रेज के बीच। दोनों का रिफ्लेक्शन, दोनों का इंटरफेरेंस अलग होता है, ये ध्यान रखने की चीज है। तो दोनों की इंटरफेरेंस है वो अलग अलग होता है। कैसे? देखिए, आप लीजिए, पहले हम निकालेंगे रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरफेरेंस, जो ऊपर वाले रेज। ओके, सो आ जाइए। हाँ, ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है। रे इंसिडेंट किया तो मैंने कहा दो पार्ट होगा, एक तो आपका रिफ्लेक्ट होगा और दूसरा आपका ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका ट्रांसमिटेड वेव है, ये भी आपको इस मीडियम पे पाएंगे तो आपका रिफ्लेक्ट होगा और आपका ये ट्रांसमिट हो जाएगा। तो आपका
इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे से आपको रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगा, एक ट्रांसमिटेड रेज मिलेगा, फिर ट्रांसमिटेड रेज से आपको एक रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगा, वैसे आपको इधर ट्रांसमिटेड रेज। मुझे तो रिफ्लेक्टेड रेज से भी मतलब है, तो ये जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगे मैं इनके बीच इंटरफेरेंस की फिनोमेना देखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे 1 है और यहाँ से जो वापस आई वो रिफ्लेक्टेड रेज 2 है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इनके बीच का इंटरफेरेंस हो, तो इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई करिए। तो जो फर्स्ट रे है दैट इज बीसी और जो दूसरा रे है दैट इज डी, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो आपको निकालना है। जो बीसी और डी आपका दो वेव्स हैं, दो रेज हैं जिनके बीच आपका इंटरफेरेंस फिनोमेना है, उनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालिए। तो बीसी के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा भाई? बीसी वाला सिग्नल कितना चला? ए बी और बी सी, इतना सिग्नल इतना चला, ए बी प्लस बी सी। और ये डी वाला कितना चला? ये चला आपका ए बी बी एफ, ठीक है, एफ डी प्लस डीई। आपका इतना चला। ये ज्योमेट्री के हिसाब से मैंने यहां से नॉर्मल ड्रा कर दिया यहाँ पे इस वाले रे पे, इधर वाले सब इक्वल हो गए। तो आप बीसी को लिख सकते हैं, बीसी की जगह पर आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बीसी की जगह पे, बीसी की जगह पे आप लिख सकते हैं कितना? बी एच और प्लस सी एच। तो ये पहला रे का चली गई डिस्टेंस है, दूसरे रे का, तो पाथ डिफरेंस आप निकालिए कौन ज्यादा चला। नीचे वाला ज्यादा चला है, इसके में से इसका कम माइनस कर दीजिए। तो 2 - 1 करेंगे तो ए बी से भी कट जाएगा। सी एच और ई डी सेम है, तो सी एच से ई डी कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपको? बी एफ प्लस एफ डी माइनस बी एफ। माइनस बी एच, यही आपका पाथ डिफरेंस आएगा। पूरी कैलकुलेशन आपको इसके लिए करना है, बी एफ प्लस एफ डी माइनस बी एच, यही आपको सॉल्व करना है कितना आ रहा है। आप यहाँ सब कैलकुलेशन करेंगे तो आप घुमा फिरा के यही पाएंगे। देखिए यहाँ पर मिल गया बी एफ प्लस एफ डी माइनस बी एच। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो बी एफ निकाल रहे हैं वो दूसरे मीडियम में है, आप जो एफ डी निकाल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बी एच वो दूसरे मीडियम में है। तो बी एफ और एफ डी तो सेम मीडियम में है, लेकिन जो बी एच है वो आपका दूसरा मीडियम है। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप पूरा का पूरा जो लेंथ होगा वो सेम मीडियम में रखेंगे, और उसके लिए आप क्या करेंगे? आप उसके रिस्पेक्टिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप उसके रिस्पेक्टिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आपको तुरंत ऑप्टिकल पाथ लेंथ देगा। हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ ही ढूंढते हैं, तो जब ऑप्टिकल पाथ लेंथ आप चाहिए, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस चाहिए, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का मतलब है बी एफ प्लस एफ डी। इसका रिफ्लेक्टेक्स मैंने म्यू मान लिया क्योंकि दूसरा मीडियम है, तो दैट इज म्यू। और बी एच जो है वो एयर में, तो 1 इंटू बी एच। आपको मैंने तरीका बताया था कि आपका जो भी लेंथ आप लेंगे वो आप ऑप्टिकल लेंगे, और ऑप्टिकल का मतलब है कि जो लेंथ आपके मीडियम में है इनटू मीडियम के रिफ्लेक्टेक्स से मल्टीप्लाई। तो ये जो मीडियम है वो इसका रिफ्लेक्टेक्स यहाँ पर लिखा होना चाहिए, लिखे देखिए लिखा है म्यू इज द रिफ्लेक्टेक्स ऑफ द थिन फिल्म। इसका रिफ्लेक्टेक्स है आपका म्यू,
थिकनेस आपको दिया है टी, चलिए तो अब आपको ये कैलकुलेशन निकालना है, म्यू बी एफ प्लस एफ डी माइनस म्यू बी एच। अब आप इसमें ज्योमेट्री में थोड़ा यूज करिए कि आप कैसे बी एफ निकालेंगे, कैसे एफ डी निकालेंगे, कैसे बी एच निकालेंगे, इतना ही आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको देखना है। ठीक है, हम लोग एक सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है आई, ये रिफ्लेक्टेड रेज है आर, इतनी फिजिक्स सबको आनी चाहिए। जिस अब ये तो इस मीडियम के लिए तो रिफ्लेक्शन हो गया, तो जिस लाइट पे आप इंसिडेंट करेंगे उसी लाइट पर रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन हो गई। इसका मतलब ये भी हो गया आर, और इसका मतलब है कि ये बी एफ और एफ डी बराबर हो गए, तो बी एफ इक्वल टू एफ डी पहली लाइन। अब देखिए, आपने यहां से निकाला, थोड़ा सा ज्योमेट्री में फिगर बनाने में गड़बड़ी किया गया। नॉर्मल हम जब ड्रा कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली आधे पर गिरना चाहिए था। ठीक है, फिगर से आपको ये भी नहीं दिखेगा कि बी एफ और एफ डी बराबर है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर ज्योमेट्री आप बनाएंगे तो दोनों इक्वल होगा। अगर तो जैसे मुझे लग रहा है ये है एग्जैक्टली 90 पे जाके गिरेगा, सॉरी 90 डिग्री पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एग्जैक्टली मिडिल पे जाके गिरेगा। तो ज्योमेट्री के हिसाब से हम मान लेते हैं कि ये मिडिल पे ही गिर रहा है, मेरी ज्योमेट्री गलत है, लेकिन बाय प्रिंसिपल ये मिडिल पे ही गिरनी चाहिए। जब ये गिरेगा इसका मतलब है कि बीजी और जीडी बराबर है। ठीक है, बीजी और जीडी क्या है, बराबर है। ठीक, चलिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। हम निकाल रहे हैं cos r कितना होगा, cos r क्या होगा, नॉर्मल आपका यहाँ है। ठीक है, जो आपका नॉर्मल है वो कहाँ है, यहाँ है। cos r की डेफिनेशन होती क्या है आपका, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। पता है ना, साइन निकालते हैं, कास निकालते हैं, टैन निकालते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें ध्यान होता है थीटा, थीटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, थीटा कौन सा आप ले रहे हैं। ऐसे जब आप लेंगे तो ये होता है आपका ना परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, पी डिवाइडेड बाय बेस, अगर ये थीटा ले रहे हैं तो, अगर ये थीटा है तो। ठीक है, तो जहां 90 गिरा वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। साइन के टर्म में वो चला जाता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आपका हाइपोटेन्यूज, दिस इज बी एफ, या इसको आप एच सीधा एच कर दीजिए, और यहाँ हो जाता है बेस डिवाइडेड बाय एच। तो हमको इसी से मतलब है बेस, ये थीटा है तो बेस क्या होगा, जी एफ। अगर ये थीटा है तो बेस क्या हो जाएगा आपका, जी एफ। डिवाइडेड बाय दिस बी एफ। ठीक है, हमको चाहिए जी भी, तो हम क्या ले लें, तो हमको साइन ले लेना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा साइन, साइन आर इक्वल टू बीजी बाई बी आर। ठीक है,
तो यहाँ से आप बीजी निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? एक मिनट, मुझे तो कास का टर्म चाहिए। तो यहां से आप कास आर निकाल लेंगे और फिर आप यहां से साइन आर भी निकाल लेंगे। आप कास आर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स, मुझे लगता है मैं फिगर यहाँ बना देता हूँ तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये आप डिजाइन कर देते हैं। ये दो सरफेस हुआ, ये आपकी लाइट इंसिडेंट की, ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ये ट्रांसमिटेड सिग्नल हुआ, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ और ये आपका रिफ्लेक्टेड सिग्नल हुआ। ये आपका बी था, ये आपका एफ है, ये आपका डी है, ये आपका ई है और ये आपका सी था और यहाँ आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया था आपका एच था। एक बार मैं चेक कर दूं, सेम डिजाइन है, ठीक है। और ये आपको अगर नॉर्मल में ड्रा कर दूं एग्जैक्टली मिडिल पे जाएगा। ये आपका आर है। तो पहला आप इस ट्रायंगल में, पहले तो आप ये समझ गया कि जो बी एफ है इक्वल टू एफ डी है, ठीक है, क्योंकि सेम मीडियम में चल रहा है। आप नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं तो यहाँ जी पर गिर रहा है। तो दूसरा चीज की बी जी इक्वल टू जी डी है, ये भी तय है। देखिए यहाँ पे बी जी इक्वल टू जी डी। अब अगर आप ट्रायंगल में ले रहे हैं कास आर का टर्म, तो मैंने सॉल्व किया आपको, कास आर इक्वल टू कितना था, दिस बेस बेस जी एफ है डिवाइडेड बाय बी एफ। जी एफ का मतलब फिल्म की थिकनेस, दैट इज टी, और बी एफ का मतलब ये जो आप सॉल्व कर रहे हैं बी एफ, इसकी वैल्यू है बी एफ। अब यहीं से आप बी एफ निकाल लीजिए। तो बी एफ की वैल्यू कितना हो जाएगी, जी एफ अपान कास आर, दैट इज टी अपान कास आर। यही बी एफ की वैल्यू हो जाएगी, यही एफ डी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब आप देखिए कि हम अगला टर्म निकाल रहे हैं टेन के लिए। टेन आर क्या हो जाएगा, टेन आर सिंपल सा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइट। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा टेन आर इक्वल टू बी जी डिवाइडेड बाय एफ जी। एफ जी की तो वैल्यू आपको पता है कि थिकनेस है टी, तो बीजी कितना हो जाएगा, टी इंटू टेन आर। तो बीजी हो गया टी इंटू टेन आर, और ये जो ये और ये इक्वल है, तो बीडी कितना हो जाएगा, डबल। तो बीडी इक्वल टू हो जाएगा टू टी टेन आर। तो आपको यहाँ से बीडी निकल गया, ये पूरा पोर्शन बीडी आपको निकल गया। आपको चाहिए क्या, आपको पता है आपको बीएफ चाहिए था, आपको एफडी चाहिए था, तो बीएफ आप निकाल चुके हैं। देखिए बीएफ आप निकाल चुके हैं, एफडी आप निकाल चुके हैं। अब आपको मेनली चाहिए बीएच, यही मेन आपको चाहिए था बीएच, ठीक है, आपको बेसिकली ये बीएच चाहिए। तो बीएच के लिए आपने बीडी निकाल लिया और यहां से आप नॉर्मल ड्रा किए हैं, तो नॉर्मल है तो यहाँ 90 है। अब आप एंगल देखिए, तो यहां से जब आप ड्रा करेंगे एक नॉर्मल जो इंसिडेंट के लिए हुआ था, तो ये था आई, ये भी है आई, ध्यान दीजिएगा। अब ये खुद नॉर्मल है तो ये है 90 माइनस आई, ये 90 है, इसका मतलब ये है आई। मैं कलर बदल के बता दे रहा हूं, ये है आई, रिफ्लेक्शन है तो ये भी है आई, ये टोटल एंगल है 90, तो ये है 90 माइनस आई, ये ऑलरेडी 90 है तो ये हो गया आई। तो आपको अभी क्या चाहिए, नॉर्मल निकालना था, परपेंडिकुलर निकालना था और बेस पता है, सॉरी एच पता है,
ठीक है, तो इसका मतलब साइन चाहिए, तो साइन आई इक्वल टू हो जाएगा ये बी एच डिवाइडेड बाई एफ बी डी। तो आपको साइन आई से आपने बी एच डिवाइडेड बाई बी डी, बी डी आपको पहले से पता है, आपने सॉल्व कर लिया। अगर बी डी कितना है 2t tan r, तो आप बी डी की वैल्यू रख दीजिए 2t tan r इंटू साइन आई। यहाँ से आपको बी एच की आप अपने से मैथमेटिक्स सॉल्व करिएगा, तो ये बी एच आपने निकाल लिया। तो आप जो आपको जो निकालना था आपने लगभग लगभग सब निकाल लिया। आप ऑलरेडी बी एफ निकाल चुके हैं, ऑलरेडी आप एफ डी निकाल चुके हैं, आप बी एच भी निकाल दिए। तो आप देखेंगे कि आपके बी डी में क्या है, ये सॉरी बी एफ में आपका टर्म कौन सा है, ये देखिए बी एफ में आप देखेंगे कि आपका टर्म है आ गया, बी एफ में आपका जो टर्म आपने निकाला वो आर है, ठीक है। और अभी जो आपने बी एच निकाला है, बी एच में क्या है आपका आई है, टेन आर तो है लेकिन आई है, ठीक है। तो हम एक टर्म में इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, केवल आई हो या केवल आर हो। तो केवल आई और आर के लिए आपने स्नेल्स लॉ यूज कर लिया। स्नेल्स लॉ का मतलब है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। अगर रिफ्लेक्शन हुआ है, ये आई इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू डिफरेंस मीडियम दैट इज म्यू। तो साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। अब किसी एक को शिफ्ट कर दीजिए, तो आपके पास ये साइन आई था, तो साइन आई की जगह पर आप म्यू साइन आर निकाल दीजिए, रख दीजिए। तो आप यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, रख देंगे तो आपको बी एच की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू टी टाइम 10 आर को ब्रेक करेंगे तो साइन बाई कास दैट इज साइन स्क्वायर आर बाई कास स्क्वायर आर। आपको क्लियर हो गया, सब आर के टर्म में आ गया, तो सब आर के टर्म में आ गए, सब म्यू हो गया और टी हो गया। अब आप मेन इक्वेशन में तीनों वैल्यू रख दीजिए। मेन इक्वेशन आप ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस का क्या था, सिंपली वो कह रहा था म्यू बी एफ एफ डी माइनस बी एच, यही था ना, ये था म्यू ब्रैकेट में बी एफ, ये सब मीडियम का पार्ट डिफरेंस था, बी एफ प्लस एफ डी माइनस एयर वाला था आपका बी एच। अब वैल्यू रख दीजिए सबको, बी एफ टी बाई कास आर, वो भी सेम है टी बाई कास आर, ये 2 माइनस म्यू टी कास स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बाई कास आर। सॉल्व करिए, यहाँ आप सॉल्व करके पाते हैं कि ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना है 2 म्यू टी कास आर, ये आपका पार्ट डिफरेंस है। अब अगर ये लाइट जो इंटरफेरेंस हुआ है, अगर इसको पार्ट डिफरेंस, अगर ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है, इसका मतलब अगर आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 म्यू टी का सार क्या होना चाहिए, इसका जो पार्ट डिफरेंस जो है वो एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तब यही कंस्ट्रक्टिव की डिफिनेशन है कि पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आपका ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए 2 म्यू टी का सार शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, और यही डार्क फ्रिंज के लिए यही पार्ट डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 या 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, डिपेंड करता है n कहाँ से शुरू कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो आपका वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। यही चीज आप कंडीशन में लिखेंगे, ठीक है। ये टर्म। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बस ध्यान देना है, ये सब तो सही है, लेकिन ये जो आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आपने जो इन लाइट के बीच इंटरफेरेंस किया, ये किनके बीच है, ये रिफ्लेक्टेड रेज के बीच है। और आपने पढ़ा था सबसे पहले कि रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है उनके बीच पाई का फेज डिफरेंस आता है।
इसका मतलब जो आप जो पार्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं वो तो आप मैथमेटिकली निकाल रहे हैं, ज्योमेट्रिकली निकाल रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन की फिनोमेना के कारण जो पार्ट डिफरेंस था उसको तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया। तो ये टोटल पार्ट डिफरेंस आया था आपको मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद, टू म्यू टी का आकार, ये पाथ डिफरेंस जो है ये तो ज्योमेट्रिकली हुआ, मैथमेटिकली हुआ, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है। लेकिन चूंकि ये इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन के कारण इंटरफेरेंस हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के कारण भी एक पार्ट डिफरेंस आएगा, और दो रिफ्लेक्टेड वेव के बीच पाई का फेज डिफरेंस होता है, तो जो पार्ट डिफरेंस होता है वो λ/2 होता है, तो माइनस λ/2 हो जाएगा। माइनस λ/2 या प्लस λ/2 कुछ भी रखेंगे कोई अंतर पड़ता नहीं है, माइनस हम इसलिए करते हैं ताकि जाके वो ऐड हो जाए, प्लस करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं। तो ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस जो आ गया रिफ्लेक्टेड रेज के लिए वो कितना आया, 2 म्यू टी का आकार माइनस λ/2, जबकि यही चीज ट्रांसमिटेड वेव के लिए निकालेंगे तो केवल 2 म्यू टी का आकार हो जाएगा। अब आगे इसके हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको ये कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब इंटरफेरेंस आपके रिफ्लेक्टेड रेज के कारण होगी तो आपका पार्ट डिफरेंस दो रेज के बीच आएगा 2 म्यू टी का आकार माइनस λ/2। माइनस λ/2 का टर्म क्यों आया, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरफेरेंस है, और जब लाइट आपका रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस समय वो रेडर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, और उसके कारण उसका फेज डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, जो आपका फेज डिफरेंस है फिल्म में वो आ रहा है λ/2। लेकिन अगर यही काम ट्रांसमिटेड वेव्स के बीच केवल हो, उस केस में आपका फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो जब आप इंटरफेरेंस ड्यू टू द इम्प्रूव्ड डिवीजन देखेंगे, उस केस में आपको ये देखना होगा कि जो हम इंटरफेरेंस ले रहे हैं वो किन के बीच ले रहे हैं, क्या रिफ्लेक्टेड रेज के बीच ले रहे हैं कि ट्रांसमिटेड रेज के बीच ले रहे हैं। अगर वो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच होगा तो पार्ट डिफरेंस आएगा 2 म्यू टी का आकार माइनस λ/2। लेकिन अगर वो ट्रांसमिटेड रेज के कारण इंटरफेरेंस आ रहा होगा तो पार्ट डिफरेंस केवल 2 म्यू टी का आकार हो जाएगा। और आपको अब पार्ट डिफरेंस मिल चुका है, तो पार्ट डिफरेंस पता होने के कारण आप चाहें तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन निकाल सकते हैं। आपको पता है ये अगर रिफ्लेक्टेड रेज के कारण आपको निकालना है तो ये पार्ट डिफरेंस है, ये अगर m लैम्डा के बराबर होगा या लैम्डा के लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ब्राइट कंडीशन होगी, और अगर यह उसके इंटीग्रल के प्रोपोर्शन है, और अगर उसके आड इंटीग्रल प्रोपोर्शनल होगा तो यह आपके मिनिमम कंडीशन डार्क की कंडीशन है। तो ये कंडीशन आपको पहले से ही पता है कि अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है तो ब्राइट है, दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और अगर पार्ट डिफरेंस λ/2 का या लैम्डा का आड इंटीग्रल मल्टीपल है तो आपका वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, दैट इज द डार्क इमेज है। ठीक है, या डार्क फ्रिंज है। ये आपको पहले से पता है, तो आप इक्वेट करके इसको आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक्सिमा के लिए कंडीशन निकाला 2 म्यू टी का आकार माइनस λ/2 शुड बी इक्वल टू m लैम्डा, और अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 म्यू टी का आकार इक्वल टू 2m + 1 λ/2, दैट इज अब आड इंटीग्रल हो गया। तो हम याद जनरली क्या होता है कि हम याद यही टर्म करते हैं और हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं, हम सोचते हैं ब्राइट में तो आड इंटीग्रल आ गया, जबकि डिफिनेशन हमारी क्या थी कि ब्राइट के लिए तो आपका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। जब भी आप निकाल रहे हैं उसको तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए ब्राइट के लिए, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ये होना चाहिए, आपको पता है ब्राइट के लिए। और डार्क के लिए क्या होना चाहिए आपका λ/2 का आड इंटीग्रल मल्टीपल, सो λ/2 3 λ/2 आड इंटीग्रल 2 λ/2 नहीं, आड इंटीग्रल ऑफ द λ/2 5 λ/2 7 λ/2, और यहाँ आपका इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 लैम्डा 5 लैम्डा। तो आपको पता है कि यह कंस्ट्रक्टिव देता है और यह डिस्ट्रक्टिव देता है,
ओरिजिनल डिफिनेशन से। लेकिन चूंकि इंटरफेरेंस ड्यू टू द ब्राइट फ्रिंजेस में ऑलरेडी लेमडा बाई 2 का टर्म एक आया हुआ पार्ट डिफरेंस में, इसलिए जब वो इस साइड आएगा तो चेंज कर देगा। इसीलिए रिफ्लेक्टेड रेज के कंडीशन में ब्राइट इमेज कब मिलता है, जस्ट उल्टा। ब्राइट इमेज कब मिलेगा, जब वो लेमडा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लेमडा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। डार्क इमेज उसको कब मिलेगा, जब वो लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लेमडा टू लेमडा। जस्ट उल्टा हो गया जो आपकी ओरिजिनल कंडीशन थी। ये ध्यान देने की बात है। देखिए जस्ट उलट गया, डार्क के लिए कंडीशन आ गई 2 म्यू का स्क्वायर इक्वल टू m लेमडा, लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। अब देखिए क्या ठीक है। अब मान लीजिए, अब इसको समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कोई पार्ट डिफरेंस है, ठीक है, और इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो रिफ्लेक्टेड रेज के कारण हो रहा है। एम्पलीट्यूड डिवीजन में रिफ्लेक्टेड रेज के कारण इंटरफेरेंस हो रहा है, और पार्ट डिफरेंस जो है वो 3 लेमडा बाई 2 है। तो क्या जो फ्रिंज होगी वो कैसी होगी, ब्राइट होगी कि डार्क होगी। तो इन जनरल अगर आप सिंपली इंटरफेरेंस की फिनोमेना देखते, तो इंटरफेरेंस की फिनोमेना आपको पता है कि लेमडा बाई 2 का आड इंटीग्रल जो होता है, लेमडा बाई 2 का जो आड इंटीग्रल मल्टीपल है दैट इज 3, ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसका मतलब ये डार्क इमेज है। ये क्या है, डार्क इमेज है, डार्क फ्रिंज कह सकते हैं, डार्क फ्रिंज है जनरल इंटरफेरेंस में। लेकिन ब्राइट फ्रिंज लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज के केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो जो डार्क फ्रिंज है वो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 3 लेमडा बाई 2 में ब्राइट फ्रिंज होगी। कब, जब आप इंटरफेरेंस निकालेंगे रिफ्लेक्टेड रेज के कारण। क्या होगा अगर इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो ट्रांसमिटेड रेज के कारण हो रहा है और पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा बाई 2 है, तो इसमें भी आपका एग्जैक्टली सेम मैच करता है जो जनरल कंडीशन होती है। जैसा जनरल कंडीशन होता है वैसे ट्रांसमिटेड वेव्स का भी इंटरफेरेंस होता है। तो 3 लेमडा बाई 2 का मतलब आपका डार्क इमेज, क्योंकि ये लेमडा बाई 2 का आड इंटीग्रल मल्टीपल है जनरल केस में। तो जनरल केस वाला ही लागू हो जाता है आपके ट्रांसमिटेड के सिग्नल के केस में। जस्ट रिफ्लेक्टेड रेज के केस में वो पलट जाता है। ओके, तो हमने ट्रांसमिटेड सिग्नल के कारण देख लिया, हमने रिफ्लेक्टेड रेज के कारण देख लिया, और फिर से आप देखेंगे कि व्हाइट लाइट अगर यूज करेंगे तो क्या होगा। क्या होगा अगर इंटरफेरेंस हम व्हाइट लाइट से यूज करेंगे। तो व्हाइट लाइट का आपको क्लियर है, जैसे पहले भी आप देखते रहे हैं, या व्हाइट लाइट से क्या फायदा होता। आप कोई भी इंटरफेरेंस फिनोमेना देखते थे तो आप ये देखते थे कि भाई हमारा सेंट्रल में कहीं ब्राइट है, मान लीजिए, डिपेंड करता है कौन सा इंटरफेरेंस है। सेंट्रल में ब्राइट है तो यहाँ डार्क आ जाएगा, फिर ब्राइट आ जाएगा, और फिर आपका डार्क आ जाएगा, फिर उसी तरीके से इधर डार्क आ जाएगा, फिर ब्राइट आ जाएगा। या इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, ये भी संभव है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है ब्राइट ना होकर डार्क हो जाए। तो डिपेंड करता है आपके कौन सा आप इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं। तो ये मान लीजिए सेंट्रल डार्क हो जाएगा, तो फिर ये ब्राइट हो जाएगा, तो फिर ये डार्क हो जाएगा, फिर ये ब्राइट हो जाएगा, फिर ये ब्राइट हो जाएगा, और फिर ये डार्क हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपको ये पता नहीं है कि सेंट्रल ये है कि ये है, क्योंकि ये भी तो डार्क है और ये भी डार्क इमेज है। ये आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि कौन सा सेंट्रल फ्रिंज है। सेंट्रल फ्रिंज को पता करने के लिए ही व्हाइट लाइट यूज करते हैं।
तो जैसे ही आप व्हाइट लाइट यूज करेंगे क्या होगा, सेंट्रल फ्रिंज जो है वो व्हाइट हो जाएगा, चाहे वो डार्क बन रहा होगा, पहले वो आपका डार्क बन रहा होगा तो डार्क ही रहेगा, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर वो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे तो ये व्हाइट हो जाएगा, और बाद में फिर आपका वही डार्क बनेगा। इस ब्राइट इमेज में पूरा व्हाइट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें कई सारे बैंड मिलेंगे। फिर धीरे धीरे बैंड का इंटेंसिटी घटता जाएगा और आपका एक सिंगल कलर में आपको अलग अलग आने लगेगा। यहाँ पर आपको लगभग सब कलर मिक्स कर जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा, विबग्योर आ जाएगा, बी ऊपर आर, बीच में सब कलर मिलेंगे। यहाँ जाएंगे तो और चौड़ा हो जाएगा विबग्योर, ऐसे ठीक है। यहाँ पर आपकी गैपिंग बढ़ने लगी, यहाँ सब मिक्स कर जाएगा तो व्हाइट लाइट मिलेगा। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि सेंट्रल स्पॉट क्या है, आपको इससे पता चल जाएगा कि सेंट्रल स्पॉट क्या है। तो व्हाइट लाइट का हम क्यों यूज करते हैं, सेंट्रल स्पॉट की पोजीशन पता करने के लिए। बाकी आप किसी केस में पता नहीं कर सकते हैं। ये तो आप पता कर सकते हैं कि सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट है कि डार्क है, लेकिन संभव है कि यही सेंट्रल फ्रिंज डार्क होने के बावजूद ये सेंट्रल फ्रिंज हो, क्या गारंटी है, ये सेंट्रल फ्रिंज नहीं है। संभव है कि ये सेंट्रल फ्रिंज हो, अगर डार्क की देख रहे हैं तो, ब्राइट में देख रहे हैं तो संभव है कि ये सेंट्रल फ्रिंज हो। जो आप देख रहा है वो सेंट्रल फ्रिंज हो, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे आप व्हाइट लाइट यूज करेंगे और लोकेट करेंगे कहाँ व्हाइट लाइट है, इसका मतलब है कि वो सेंट्रल फ्रिंज है, ये पता लगाने के लिए होता है। अब देखिए इसमें भी यही आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा बस ध्यान देना है एक चीज का, हुआ क्या, कंडीशन क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम दोनों कंडीशन के लिए हम बात कर ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि 2 म्यू टी का आसार, यही मेन पूरा पार्ट डिफरेंस था, यही पार्ट डिफरेंस है। और ब्राइट के लिए कंडीशन बन जाता है उल्टा, दैट इज 2m + 1 λ/2। डार्क के लिए कंडीशन बन जाता है 2 म्यू टी का आसार लैम्डा m λ। ये जब आपकी क्या नाम है, रिफ्लेक्टेड रेज कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। और आपका यहाँ निकालिए आप ट्रांसमिटेड सिग्नल का, तो यही जस्ट उल्टा रहता है, 2 म्यू टी का आसार शुड बी इक्वल टू दैट इज m λ। इसके लिए कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज के लिए मैं लिख दे रहा हूँ ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ट्रांसमिटेड सिग्नल। और ये है रिफ्लेक्टेड। और डार्क इमेज के लिए कंडीशन ये है 2 म्यू टी पास आर दैट शुड बी इक्वल टू आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। ठीक है। अब देखिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए बात कर रहा हूँ, सॉरी रिफ्लेक्टेड रेज के लिए बात कर, मैं जो लिखा हूँ आपको नोट्स में वो रिफ्लेक्टेड रेज के लिए लिखा है, तो हम रिफ्लेक्टेड रेज की कंडीशन आपको एक्सप्लेन किए थे। तो रिफ्लेक्टेड रेज में क्या होगा, अगर आप मान लीजिए कोई एक लाइट आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो व्हाइट लाइट में कई सारे कलर हैं, अब कई सारे कलर हैं तो क्या बदलेगा, T इज द थिकनेस ऑफ फिल्म। थिकनेस ऑफ फिल्म तो बदलने नहीं जा रहा, वो तो सेम रह रहा है, क्योंकि आप तो केवल लाइट डाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप केवल लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। व्हाइट लाइट में डिफरेंट कलर है, थिकनेस तो आप बदल नहीं रहे। तो टी इज अ फिल्म ऑफ थिकनेस, ये बदलेगा नहीं। आर आपका एंगल है, जिस एंगल पे आप व्हाइट लाइट डाल रहे हैं, जैसे ये फिल्म है, इस एंगल पर आप लाइट डाल रहे हैं, ठीक है। और ये आपका इंसिडेंट आई है, उसी करस्पॉन्डिंग ये आपका रिफ्लेक्टेड रेज आर होगा। ये आपका आर होगा, ये भी बदलेगा नहीं। आप केवल ये लाइट जो डाल रहे हैं वो डिफरेंट कलर का डाल रहे हैं, तो बदलेगा क्या, म्यू। सबके लिए, सब लाइट्स के लिए रिफ्लेक्टेड इंडेक्स अलग अलग होगा, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए, सॉरी म्यू नहीं, म्यू तो आपका मीडियम का है,
ये जो आपका थिन फिल्म उसका है, तो म्यू भी नहीं बदला, लेमडा बदलेगा, जो लेमडा आप इंसिडेंट करा रहे हैं। ये जो म्यू है, अभी हम इस मीडियम के लिए बात कर रहे थे, ये म्यू था हमारे मीडियम की क्या कहते हैं रिफ्रेक्टिव, तो म्यू भी नहीं बदल रहा है, तो ना म्यू बदल रहा है, ना टी बदल रहा है, और नहीं रिफ्लेक्टेड रेज आर बदल रहा है, एंगल बदल रहा है। बदलेगा केवल क्या, लेमडा। जो आप लाइट डालेंगे उसमें डिफरेंट कलर है की लाइट है, और डिफरेंट कलर की लाइट का लेमडा अलग अलग हो जाएगा। हमारे वेवलेंथ जो हमारा लेमडा है वो चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि किसी कलर के लेमडा के लिए, अब मैं सबको हटाए केवल इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रेज की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा संभव हो कि जो पार्ट डिफरेंस हो तो फिक्स हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस तो आपका फिक्स हो गया, 2 is a constant, mu is a constant, because here mu is the refractive index of the medium, ठीक है, not the light, medium। तो मीडियम भी आपका बदल नहीं रहा, थिन फिल्म बदल नहीं रहा है, तो म्यू कांस्टेंट हो गया। टी द थिकनेस ऑफ फिल्म, वो भी कांस्टेंट हो गया। आर जिस एंगल को रिफ्लेक्ट कर रहा है अंदर, वो भी कांस्टेंट हो गया। जो पाथ डिफरेंस है वो तो फिक्स हो गया। अब इस पाथ डिफरेंस जो फिक्स है उसके करस्पॉन्डिंग आप डिफरेंट लेमडा लेंगे। मान लीजिए किसी लेमडा के लिए, मान लीजिए कोई लेमडा है, उस लेमडा के लिए करस्पॉन्डिंग कंडीशन 2 म्यूटी का सार के बराबर हो जाए। कहने का मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं, पार्ट डिफरेंस जो आप निकाल रहे हैं, और मैं केवल रिफ्लेक्टेड रेज के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं पार्ट डिफरेंस में निकाल लिया 2 म्यूटी कास आर, और चूंकि ये कांस्टेंट नंबर है तो मैं कह दिया चलो ये हो जाए, ये मैंने कुछ भी नंबर रख के इसको कह दिया कि ये है 3000 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आया है 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 3000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेशन मैंने कर लिया। अब आप एक व्हाइट लाइट डाल रहे हैं थिन फिल्म पे, इस व्हाइट लाइट में कई सारे लेमडा हैं, कई सारे कलर हैं, तो वो लेमडा जिसके लिए जिसका जिसका लेमडा 1500 एंगस्ट्रॉम है, उसके लिए कौन सी कंडीशन होगी? जाहिर सी बात है कि जो पार्ट डिफरेंस हुआ 3000, दैट कैन बी रिटन एज 2 into 15,000 लेमडा, 1500 दैट इज लेमडा है, तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू हो गया m लेमडा, दैट इज m की जगह पर 2 हो गया, लेमडा जगह 1500 हो गया। इसका मतलब है कि 1500, या आप कह सकते हैं कि जो 1500 आपका वेवलेंथ है वो आपका कौन सी कंडीशन दे रहा है? ये डिस्ट्रक्टिव कंडीशन फिनोमेना दे रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज में डिस्ट्रक्टिव कंडीशन थी कि जो पाथ लेंथ है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो लेमडा के। तो मतलब कि व्हाइट लाइट में जो 1500 वाली लाइट है, तो थोड़ा सा चूंकि कैलकुलेशन में हमने एक तरह से गलती ले लिया। आप क्या करें कि आप चूंकि व्हाइट लाइट कर रहे हैं, व्हाइट लाइट जो होता है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, तो जो 1500 होगा व्हाइट लाइट में काउंट ही नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन बदल देता हूँ, हम 5000 की लाइट लेंगे तो ये कैलकुलेशन कर देते हैं 10,000 के लिए, ये हो गया 10,000, यहाँ भी हो गया 10,000, ठीक है, लेमडा मैंने कर दिया कितना, 5000, एम वही हुआ 2, ठीक है। अब देखिए ये जो 5000 की आपकी वेवलेंथ थी, ये डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना कर गई, और डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना कर गया, इसका मतलब ये लाइट अब इस कलर की लाइट नहीं दिखेगी, इस कलर की लाइट नहीं दिखेगी। तो वो वेवलेंथ, व्हाइट लाइट का वो वेवलेंथ जो 4000 से 8000 के बीच है, उसमें 5000 वाला वेवलेंथ नहीं दिखाई देगा। और कौन नहीं दिखाई देगा? अगला सीधा 10,000 आ रहा है, तो आपका 10,000 का मतलब ये, सॉरी, ये आपका 5000 वाला नहीं, और कौन सा नहीं दिख जाएगा? देखिए मुझे लगता है कि और कौन सा जो 10,000 से डिवाइड कर ले इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, 2,500 तो 2,500 इसमें है नहीं स्केल में, मुझे लगता और कुछ नहीं है, एक ही वेवलेंथ पर मिसिंग रहेगी।
हाँ, केवल एक ही वेवलेंथ मिस कर। अब बाय डिफिनेशन जनरल इंटरफेरेंस के हिसाब से पूरा का पूरा व्हाइट लाइट आना चाहिए था, लेकिन अब क्या होगा, व्हाइट लाइट पूरा नहीं आके एक कलर मिस कर जाएगा, जिसका जो रिफ्लेक्ट जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा। तो जो आपको पैटर्न होगा क्या, पैटर्न जो होगा वो यूनिफॉर्मली कलर होंगे और एक कलर उसमें एब्सेंट होगा, एक या कई सारे कलर एब्सेंट हो सकते हैं। जैसे कई सारे कलर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी आपको, देखिए मान लीजिए पार्ट डिफरेंस है आपका 2 म्यूटी cos r, दैट इज, ये पार्ट डिफरेंस आ गया आपका मान लो 18,000। तो कौन सा लेमडा मिस करेगा, जो इसको इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा वो मिस कर जाएगा। कहां से कहां के बीच, 4,000 से 8,000 के बीच आपका व्हाइट लाइट है। तो देखिए एक तो आपका 5 4 6 है, 18 इसको 18 या 24 कर दो। तो देखिए आप लेमडा जब 4,000 लेंगे उस केस में ये हो, यही मैं यही लिख दे रहा हूँ, आप 24,000 को लिख सकते हैं 6 दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4,000 लेमडा, या आप कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल 4 इंटू 6,000। ठीक है, केवल 3 पर भी डिवाइड हो जाएगा 8,000 में, 3 इंटू 8,000, 2 पर आएगा नहीं, 12,000 आगे चला जाएगा, 1 पर तो आना नहीं है, 5 पे भी इसको आना है, 5 डिवाइड कर देखो कम हो जाएगा। तो ये कितना आना चाहिए, 4,800। हाँ तो 4,800 पे भी आ जाएगा, 5 इंटू 4,800। अच्छा 6 ऑलरेडी हो गया, 7 पे जाएगा नहीं, 8 पे ले ही लिया है, 8 पे 3,000 आ जाएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक, बस हो गया। अब देखिए, अब 4,000 वेवलेंथ वाली लाइट नहीं दिखेगी आपके सेंट्रल पे। अब सेंट्रल पे क्या होगा, 4,000 या 4,000 से लेकर 8,000 का जितना भी है सब यहाँ पे सेंट्रल स्पॉट, जब आप इंटरफेरेंस फिनोमेना देखेंगे रिफ्लेक्टेड रेज के कारण, तो उसमें जब आप व्हाइट लाइट यूज किए हैं तो होगा क्या, सब डिफरेंट कलर का इसमें बैंड बनेगा। ठीक है, पैटर्न बनेगा, पूरा यूनिफॉर्मली अपीयर्ड। अब क्या होगा देखिए, एक कलर यहाँ नीचे शुरू करेंगे, 4,000 से लेकर 8,000 तक का यहाँ बैंड बनना चाहिए था। ठीक है, 4,000 सेंट्रल स्पॉट पे 4,000 से लेके 8,000 का पूरा बैंड ये बनना चाहिए था। अगर व्हाइट लाइट आप जो बेसिक डिफिनेशन है, जब व्हाइट लाइट आप डालते हैं तो सेंट्रल स्पॉट जो होता है वो व्हाइट लाइट का, आपको उसमें जितने भी कलर्स होते हैं सब आपके यूनिफॉर्मली आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, 4,000 से 8,000 आएगा। लेकिन अभी आपने देखा कि 4,000 वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना देगा। इसका मतलब है कि डार्क इमेज होगा, इसका मतलब 4,000 वाला आपको पैटर्न नहीं शो करेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं आएगा। इसको मैं ऐसे कर दूं, ये पैटर्न में सेंट्रल पे नहीं दिखेगा, ये आपको नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेंगे। फिर आपको 6,000 वाला यहाँ मिडिल में 6,000 वाला नहीं दिखेगा, ये 6,000 का जो पैटर्न है ये भी आपको नहीं दिखेगा, 6,000 लेमडा इसमें शो नहीं होगा क्योंकि वो भी आपका डार्क इमेज में चला गया है। 8,000 वाला नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बचा है 48 50 का यहाँ पे।
ये भी नहीं दिखेगा। बाकी 4000 से लेके 8000 के बाकी सभी कलर बैंड में यहाँ दिखाई देंगे। तो जब आप व्हाइट लाइट यूज करते हैं रिफ्लेक्टिव रेज के केस में, रिफ्लेक्टेड रेज के केस में, इंटरफेरेंस में, उस केस में आपको जितने भी आपके कलर हैं व्हाइट लाइट का, ठीक है, वो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली कलर्ड जो होंगे, एक सबका अपना अपना कलर होगा, वो आपके अपीयर होंगे, सिवाय उन कलर्स के जिनके लिए लेमडा आपका इंटीग्रल मल्टीपल होगा उसके किसके पार्ट डिफरेंस के बराबर है। अगर आपका लेमडा पार्ट डिफरेंस से डिवाइड करके इंटीजर दे रहा है तो वो कलर आपको पैटर्न में नहीं दिखाई देगा, बाकी उसको छोड़ के व्हाइट लाइट के सभी कलर दिखाई देंगे। एक मिनट के लिए ओके, नाउ हमने ये सीख लिया कि अगर व्हाइट लाइट हम डालते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रेज के केस में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो आपको कलर्स का यूनिफॉर्म बैंड मिलेगा, कुछ कलर्स के मिसिंग के साथ। उन कलर्स जिनका लेमडा आपके पार्ट डिफरेंस से इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, या पार्ट डिफरेंस उन लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वो लेमडा आपके मिस करेंगे, एब्सेंट रहेंगे, उन लेमडा करस्पॉन्डिंग कलर जो है एब्सेंट रहेंगे, बाकी आपको यूनिफॉर्मली कलर्ड पैटर्न मिलेगा। अब देखिए नैरो एंड एक्सटेंडेड लाइट सोर्स का क्या मतलब, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से इंटरफेरेंस निकालते हैं तब आप स्लिट यूज करते हैं। स्लिट का मतलब नैरो सोर्स। लेकिन थिन फिल्म के केस में आप नैरो सोर्स यूज नहीं कर सकते हैं। तो थिन फिल्म केस में अगर आप नैरो सोर्स यूज करेंगे तो आप फिल्म का जो पैटर्न एरिया देखना चाहते हैं वो बहुत कम होगा। जैसे मान लीजिए फिल्म है और आप यहाँ एक बहुत छोटा सा सोर्स यूज किए, तो आप केवल इतना ही पार्ट देख पाएंगे। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जिसको देखना है वो भी पूरा नहीं देख पाएगा थिन फिल्म का। इसीलिए आपको जो इंटरफेरेंस ड्यू जो थिन फिल्म होता है या इंटरफेरेंस ड्यू जो एम्पलीट्यूड डिवीजन होता है, उसमें जो सोर्स होता है वो स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड सोर्स से क्या होता है, पूरा थिन फिल्म कवर होता है, तो आपका जो इस पे स्क्रीन है उसमें पूरा आपको फिल्म का इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। तो नैरो सोर्स यूज करते हैं, दैट इज स्लिट सोर्स यूज करते हैं कब, जब आप वेवफ्रंट का डिवीजन करते हैं, और आप स्टैंडर्ड लाइट सोर्स यूज करते हैं कब, जब आप इंटरफेरेंस ड्यू टू द एम्पलीट्यूड डिवीजन कर निकालते हैं, दैट इज द थिन फिल्म। अच्छा, अब आप है कि क्या थिकनेस, फिल्म की थिकनेस क्या हो, कुछ भी ले सकते हैं? नहीं, वो भी डिपेंड करता है। फिल्म की थिकनेस भी आपको आपको रिस्ट्रिक्ट किया था, बताया था कितना ही आप चाहिए, और कैसे, ये डिपेंड करता है आपके कोहेरेंस से। क्योंकि भाई इंटरफेरेंस की फिनोमेना होनी है, तो इंटरफेरेंस की फिनोमेना होनी है, इसका मतलब क्या है, लाइट कोहेरेंट होना चाहिए, और कोहेरेंट होने कंडीशन है क्या, और टेम्पोरल कोहेरेंट और स्पेशियल कोहेरेंट उसको सेटिस्फाई करे तभी इंटरफेरेंस फिनोमेना होगी। और इसका मतलब है कि जो दो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं आपको इंटरफेरेंस के लिए, वो दोनों जो रेज हैं वो निश्चित तौर पे टेम्पोरल और स्पेशल कोहेरेंस को सेटिस्फाई करे। जैसे आप यहाँ देखिए, मान लीजिए ये आपका थिन फिल्म है। अब यहाँ से दो लाइट आपका ये और ये रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये इंटरफेरेंस फिनोमेना तभी देगा जब ये लाइट्स जो है वो स्पेशली एंड टेम्पोरल कोहेरेंट रहे। क्या मतलब है स्पेशल और टेम्पोरल कोहेरेंट का, इसी को आप समझिए। देखिए मान लीजिए आपने थिन फिल्म की थिकनेस ये लिया जो आप ऑर्डर दिए थे उस समय कि आपका 100 माइक्रोन तक का थिन फिल्म हो।
अब इसमें देखिए, मान लिया आपने ये वेव इंसिडेंट कराया है, इसके 3 वेव ट्रेन है, 1 2 3। रिफ्लेक्टेड पार्ट है, तो रिफ्लेक्टेड पार्ट का देखिए U1 U2, ये 1 का रिफ्लेक्टेड हुआ, ये U2 और ये U3, तीन जो है आपके रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेन है। अब यहाँ ये वाला जो सिग्नल दूसरा रिफ्लेक्टेड ट्रेन है, उसमें क्या है देखिए, पहले आएगा वो इस शील्ड पे, फिर यहाँ से वो फिर रिफ्लेक्ट होगा और फिर यहाँ से ट्रांसमिट होगा, तो जा रहा है। तो इतना इसको एक्स्ट्रा चलना पड़ा, यही इसका पार्ट डिफरेंस है ना। तो जो वेव ट्रेन इसका L1 होना चाहिए था, वो U1 के सामने ना होके वो क्या है, थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है। ये L2 थोड़ा नीचे हो गया, L3 अभी नीचे रिफ्लेक्ट होकर गया नहीं है। लेकिन चूंकि ये आपस में ये और ये U1 और L1 ओवरलैप कर सकते हैं, इसलिए इंटरफेरेंस फिनोमेना हो सकता है, क्योंकि इनमें स्पेशल कोहेरेंस बहुत कम है, टेम्पोरल कोहेरेंस भी इनका लिमिट में है। मतलब अगर आप टाइम लिमिट यहाँ पर टाइम लिमिट लेके इंटरफेयर कराएंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों आपको मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर आप इस टाइम पर लेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके फिल्म की थिकनेस ज्यादा हो गई, तो ज्यादा होगी तो क्या होगी, जब तक रिफ्लेक्टेड का 3 वेव ट्रेन क्रॉस कर गया, ट्रांसमिटेड का एक ही वेव ट्रेन आया। जब तक रिफ्लेक्टेड का 3 वेव ट्रेन पास किया, ट्रांसमिटेड का एक ही वेव ट्रेन पास किया, बाकी अभी 2 ट्रांसमिट होने को हैं। अब क्या हुआ, जो U2 और L1 है, ये पोर्शन, ये अब आपके टेम्पोरल कोहेरेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना प्रयास करेंगे, ये U2 होगा, और जब तक आप L2 को लाने का प्रयास करेंगे, U2 खसक के इधर आ जाएगा, तो कोहेरेंसी आएगी नहीं। आप L1 के लिए देखिए, जब तक L1 को ऑब्जर्व करें तब तक U1 निकल चुका है। तो यहाँ पर आप कोहेरेंट इमेजेस सोर्सेज नहीं पाएंगे, और जैसे कोहेरेंट सोर्सेज आप नहीं पाएंगे, इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस फिनोमेना नहीं होगी। तो फिल्म की थिकनेस ऐसी होनी चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेन्स हैं, वो आपके स्पेशली एंड टेम्पोरली कोहेरेंट हो रहे हैं। ज्यादा थिक आपका थिन फिल्म लेने से, फिल्म की मोटाई ज्यादा होने से आपका स्पेशल टेम्पोरल कोहेरेंस गड़बड़ा जाता है। यही चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, पढ़िएगा। ये जो बोला आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैथमेटिकली अगर आप देखें तो मैथमेटिकली ये कहता है कि जो पाथ डिफरेंस है वो निश्चित तौर पे कोहेरेंस लेंथ से कम होना चाहिए। भाई मान लीजिए कह रहा है कि 200 माइक्रोमीटर कोहेरेंस लेंथ है, इसका मतलब 200 माइक्रोमीटर जो होता है, 200 माइक्रोन जो है, इतने में कोहेरेंसी एग्जिस्ट करेगी। तो जो आपका थिन फिल्म ऐसा डिजाइन करिए कि जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है वो 200 से कम हो, ताकि जो ये सिग्नल जा रहा है और ये सिग्नल जा रहा है, इसके बीच का पार्ट डिफरेंस 200 से कम होगा, तो निश्चित तौर पर कोहेरेंसी रहेगी, और कोहेरेंसी रहेगी तो इंटरफेरेंस फिनोमेना हो जाएगा। और अगर आप पार्ट डिफरेंस 200 से ज्यादा रख देंगे, तो ये यहाँ का वेव ट्रेन और यहाँ के वेव ट्रेन में पार्ट डिफरेंस 200 से ज्यादा हो जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस 200 से ज्यादा हो जाएगा तो कोहेरेंसी मेंटेन नहीं होगी, तो आपका वहां पे इंटरफेरेंस फिनोमेना नहीं होगा। और ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि पाथ डिफरेंस निश्चित तौर पे कोहेरेंस लेंथ से कम होना चाहिए। ट्रांसमिटेड लाइन के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, एग्जैक्टली सेम होता है जो जनरल इंटरफेरेंस उसका इंटरफेरेंस ड्यू टू द वेव फ्रंट डिवीजन के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम वेव शेप्ड फिल्म के बारे में पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।